हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। मध्य प्रदेश में सिमी आतंकियों के बाद एक और आतंकी संगठन सिर उठाने की फिराक में है। इसका नाम है जमाते मुजाहिदीन बांग्लादेश। ये संगठन एमपी में अपने स्लीपर सेल्स तैयार कर रहा है। इसका खुलासा तब हुआ जब भोपाल में एटीएस ने इस संगठन के 4 आतंकियों को गिरफ्तार किया। देर रात पुलिस ने ऐशबाग इलाके से इनकी गिरफ्तारी की। आतंकियों के पास से लैपटॉप और संदिग्ध दस्तावेज बरामद हुए। एटीएस इनसे पूछताछ में जुटी है ताकि उनके मंसूबे और प्लानिंग का पता लगाया जा सके। भोपाल से 4 आतंकी गिरफ्तार, लैपटॉप और संदिग्ध दस्तावेज बरामद। आतंकी तैयार कर रहे स्लीपर सेल। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से एटीएस ने 4 आतंकियों को पकड़ा है। शुरुआती पूछताछ में इनका बांग्लादेशी होना पाया जा रहा है, जो कि प्रतिबंधित आतंकी संगठन जमात-ए मुजाहिदीन के सदस्य हैं। वो यहाँ रहकर आतंकी गतिविधियों के लिए स्लीपर सेल तैयार कर रहे थे, जिससे भविष्य में आतंकी घटनाओं को अंजाम दिया जा सके। इनमें से 2 आतंकी ऐशबाग इलाके की फतीमा मस्जिद के पास किराए से रह रहे थे। इनकी निशानदेही पर करोंद इलाके की खातीजा मस्जिद के करीब एक घर में रह रहे और 2 आतंकियों को पकड़ा गया। हिरासत में लिए गए आतंकियों से भारी मात्रा में जिहादी साहित्य, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और संदिग्ध दस्तावेज मिले हैं। आपको जो तस्वीरें दिखा रहे हैं, यही वो घर है ऐशबाग थाना क्षेत्र का। यही वो घर है जहां से आतंकी गिरफ्तार हुए हैं। देखिए, पिछले कुछ दिनों से लगातार यहाँ रह रहे थे किराए से। हालांकि ये मकान लिया हुआ था। बताया जा रहा है कि 65 साल की बुजुर्ग महिला है, उसके मकान में किराए से ये लोग रह रहे थे। एटीएस ने रात में सुबह 3:50 पर दबिश दी है और ये कमरा सील किया है। देखिए, ताले के साथ एटीएस ने सील किया है। ये एक दरवाजा है और ये दूसरा दरवाजा आप देख रहे हैं। एटीएस को सूचना मिली थी कि भोपाल में कुछ आतंकी छिपे हुए हैं। पड़ताल के बाद शनिवार देर रात 3:30 बजे यहाँ पुलिस की आने की भनक लगने पर आतंकियों ने दरवाजा अंदर से बंद कर लिया था, जिसके बाद पुलिस दरवाजा तोड़कर अंदर दाखिल हुई और वहाँ से 2 लोगों को पकड़ा। जिस सीढ़ी से मैं चढ़ के आया हूँ वहां पर, और जो मजबूत एक लोहे का गेट था उसको एटीएस ने काटा है और काटने के बाद अंदर दाखिल हुई है। जब एटीएस की टीम अंदर पहुंची तो उस वक्त सभी आतंकी जो है, संदिग्ध आतंकी जो है, वो सो रहे थे और उसी समय पुलिस ने उनको अरेस्ट किया और लगभग 1 घंटे पुलिस ने पूरे मकान की, हर कमरे की, हर जगह की तफ्तीश की, बारीकी से तफ्तीश की। वहीं एक चश्मदीद और पड़ोसी ने क्या कुछ बताया, आप वो भी सुन लीजिए। बस वो भागते हुए अलवत आए थे, इधर से गए थे, वो अलवत देखा था, आवाज आई तो हमारे कुत्ते ऐसे भागते फिरते, तो हम समझे कुत्ते भाग रहे। जब हमने क्या कहते निकालो उनको निकालो, भैया आवाज सुनी थी बस। ये अलवर कौन है, कहाँ ये? हम इनको नहीं जानते। वहीं गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने भी इस गिरफ्तारी की पुष्टि की है। प्रतिबंधित संगठन जमात-ए मुजाहिदीन बांग्लादेश JMB के होना पाए गए। यहाँ मैं आपका ध्यान इस बात पे भी आकर्षित करूंगा, ये JMB को जब प्रतिबंधित किया था 2019 में, उसके पहले बोधगया और वर्तमान में बम धमाके हुए थे, उसमें ये संगठन लिप्त पाया गया था। अब आपको गिरफ्त में आए आतंकियों के बारे में जानकारी देते हैं कि आखिर वो कौन हैं जो बड़ी साजिश के फिराक में थे। गिरफ्त में 4 आतंकी। फजहर अली उम्र 32 साल, मोहम्मद अकील उम्र 24 साल, जहरुद्दीन उम्र 28 साल, फजहर जैनुल। आपको बता दें कि जमात-ए मुजाहिदीन बांग्लादेश के ये आतंकी कई विस्फोटकों में शामिल रहे हैं। वहीं ऐशबाग इलाके में इस वक्त तनाव का माहौल है। देर रात हुई कार्रवाई से लोग दहशत में हैं। एटीएस की तफ्तीश अभी जारी है। आगे कई और खुलासे होने की उम्मीद है। ब्यूरो रिपोर्ट IBC 24 भोपाल। संघ की अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा की बैठक में सुहास भगत को मध्य क्षेत्र का बौद्धिक प्रमुख नियुक्त किया गया। उनका मुख्यालय जबलपुर होगा। 2016 में सुहास भगत को संघ से बीजेपी में भेजा गया था। उस समय संगठन और सत्ता में समन्वय को सुदृढ़ करने की आवश्यकता को महसूस करते हुए ये फैसला लिया गया था। सुहास भगत ने नई पीढ़ी की बीजेपी बनाने में बहुत बड़ा योगदान दिया। मध्य प्रदेश को देश का पहला राज्य बनाया जहां सभी मंडल अध्यक्ष 40 साल से कम उम्र के हैं। सभी महानगरों में युवाओं को जिला अध्यक्ष नियुक्त करने में बड़ी भूमिका निभाई। संगठनात्मक नियुक्तियों में विधायकों के एकाधिकार को समाप्त किया। सिंधिया गुट के साथ समन्वय स्थापित करने में भी सुहास भगत की बड़ी भूमिका रही।
कभी एक दूसरे के धुर विरोधी समझे जाने वाले बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया लंबे वक्त के बाद एक साथ नजर आए। दोनों के बीच खासी नजदीकी नजर आई। दोनों ने एक दूसरे की तारीफ में कसीदे कढ़े और साथ में खाना भी खाया। दोनों की जुगलबंदी ने सबको हैरान कर दिया। दरअसल मौका था इंडोर डिवीजन क्रिकेट एसोसिएशन के सम्मान समारोह का, जहां दोनों नेता मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद थे। इस दौरान कैलाश विजयवर्गीय ने सिंधिया की जमकर तारीफ की। कहा कि यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्रों की वतन वापसी में सिंधिया ने अहम भूमिका निभाई है। वहीं सिंधिया ने भी मध्य प्रदेश के क्रिकेट में विजयवर्गीय के योगदान को याद करते हुए कहा कि इंदौर में क्रिकेट के खिलाड़ियों को सुविधा मुहैया कराने में विजयवर्गीय ने बहुत काम किया है। के आवाजों के बीच में अपने हिंदुस्तानी को वहां जाकर अपने देश में वापस लाना, यह महत्वपूर्ण भूमिका मोदी जी ने 4 मंत्रों में ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को दी थी। जिस तरीके से एक भारतीय को सुरक्षित निकाला, मैं चाहता हूं कि मोदी सहित ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के स्टैंडिंग ओवेशन दिया जाता कि मध्य प्रदेश क्रिकेट की केवल नहीं, लेकिन भारतीय क्रिकेट की अगर कोई नर्सरी है तो वो इंदौर। केंद्रीय उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने रविवार को इंदौर को एक बड़ी सौगात दी। इंदौर गोंदिया हैदराबाद फ्लाइट का सिंधिया ने आगाज किया। इस दौरान सीएम शिवराज भी वर्चुअली भोपाल से जुड़े। शुभारंभ कार्यक्रम के दौरान सीएम शिवराज ने इंदौर गोंदिया हैदराबाद उड़ान शुरू करने के लिए सिंधिया को धन्यवाद दिया। साथ ही कहा कि मध्य प्रदेश के छोटे शहरों के लिए हेलीकॉप्टर सेवा शुरू होनी चाहिए। पर्यटन और धार्मिक स्थलों को हवाई सेवा से जुड़ना चाहिए। इस दौरान सीएम ने यूक्रेन में फंसे एमपी के छात्रों की सुरक्षित वापसी कराने के लिए धन्यवाद दिया। वहीं इस मौके पर सिंधिया ने कहा कि छोटे शहरों को भी बड़े शहरों से जोड़ने की मेरी कल्पना है। इंदौर 21 शहरों से जुड़ चुका है। पहले इंदौर से 308 उड़ानें थी, लेकिन मेरे 8 महीने के कार्यकाल में ये 445 हो गई है। इसी तरीके से भोपाल से 94 उड़ान थी, जो 140 हो चुकी है। साथ ही कहा कि हेलीकॉप्टर चलाने की भी योजना बना रहे हैं और इससे छोटे शहरों को जोड़ने का प्रयास है। टूरिज्म की और धार्मिक महत्व के स्थानों को भी हवाई यात्रा से जोड़ेंगे और निवेश करेंगे कि हम जानते हैं कि कनेक्टिविटी कितनी जरूरी है। नई फ्लाइट के लिए मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं और फ्लाई विंग एयरलाइंस को भी इस पहल के लिए शुभकामनाएं देता हूं। बहुत महत्वपूर्ण एक प्रारंभ योजना है। शुरुआत में दुबई की कनेक्टिविटी हमने दी है। मुझे विश्वास है कि इंदौर से फ्लाइट्स हमारे सदैव फूल जाएंगे। आने वाले समय में जो भी संभव हो, शारजा या अनेक दूसरे स्थान भी संभव हो, मैं प्रयासरत रहूंगा, क्योंकि मेरा इंदौर के साथ ताई के आशीर्वाद के साथ भी बहुत एक पारिवारिक रिश्ता सदैव रहा है। रीवा के सिरमौर तहसील में आज हितग्राही सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें शामिल होकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने तकरीबन 277 करोड़ के विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण किया। इस दौरान सीएम ने कहा कि सिरमौर को विकास कार्यों में हमेशा आगे रखने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा सीएम ने भरे मंच से शिकायत मिलने पर सिरमौर के तहसीलदार को निलंबित कर दिया। जनता को संबोधित करते हुए सीएम ने रोजगार पर विशेष ध्यान देने की बात कही। वहीं सीएम ने कहा, इस बार होली पर कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है। हम कहेंगे कि आप जमकर होली खेलो। कोरोना के साथ साथ अब किसी भी बात का डर नहीं है। सरकार ने प्रदेश को कोरोना मुक्त बनाने के लिए तमाम कार्य कर लिए हैं। इस दौरान सीएम ने हर गरीब तक पक्का मकान पहुंचाने का भरोसा दिया और कहा कि इसके लिए सरकार ने 10,000 करोड़ रुपए संचित कर रखे हैं और 3 साल में 30 लाख घर बनकर हर गरीब तक पक्का मकान पहुंच जाएगा। इसके अलावा क्षेत्र की सिंचाई व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए सीएम शिवराज ने बाण सागर के पानी को सिंचाई के लिए उपयोग में लाने के लिए 3,000 करोड़ रुपए देने की बात भी कही। होली मनाना, पूरे उत्साह से रंग खेलो, गुलाल खेलो। हमारे गांव 86,000 गरीब इस रीवा जिले में, जिनका सर्वे करके कच्चे मकान निकले हैं, उन सबको पक्का मकान बनवाने के लिए पैसा दिया जाएगा। कोई गरीब झोंपड़ी में नहीं रहेगा।
देश के 5 राज्यों के चुनावों के बाद मध्य प्रदेश कांग्रेस सदस्यता अभियान को गति देने के लिए फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन के साथ ही नवगठित प्रकोष्ठों को भी सदस्यता अभियान की बड़ी जिम्मेदारी दी है। फिलहाल कांग्रेस में 34 प्रकोष्ठ और 14 विभाग है। पार्टी ने हाल ही में 14 नए प्रकोष्ठ बनाए हैं। सभी प्रकोष्ठों में पदाधिकारियों की नियुक्ति भी हो गई है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने भी हाल ही में प्रकोष्ठों के पदाधिकारियों की बैठक के दौरान सदस्यता अभियान में पूरी ताकत के साथ जुटने के निर्देश दिए थे। पीसीसी चीफ कमलनाथ ने प्रकोष्ठों को 5000 नए सदस्य बनाने का टारगेट दिया, जिससे पार्टी को 50 लाख नए सदस्य बनाने के लक्ष्य को आसानी से हासिल करने में मदद मिलेगी। हालांकि प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने सदस्यता अभियान को आसान करने के लिए डिजिटल सदस्यता का फॉर्मेट भी जोड़ दिया है। कमलनाथ जी के निर्देशानुसार और परिवहन प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय नरेंद्र सिंह पांडे जी के नेतृत्व में परिवहन प्रकोष्ठ मध्य प्रदेश के समस्त ट्रांसपोर्टर बंधुओं और परिवहन व्यवसायियों के बीच में उनकी समस्याओं को जानने के लिए कांग्रेस द्वारा चलाए गए सदस्यता अभियान के माध्यम से जाएगा और कांग्रेस की मुख्य धारा से उनको जोड़ने के लिए सदस्य बनाने का पूरा प्रयास मध्य प्रदेश कांग्रेस परिवहन प्रकोष्ठ करेगा। डिजिटल मूवमेंट में अच्छी सफलता मिल रही है। नए लोग जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं। जितना जितना दुष्प्रचार कांग्रेस के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी और संघ करते हैं, उतना उतना लोगों की रुचि जागृत होती है। प्रकोष्ठों के लोगों का जो लक्ष्य है वो पूरा कर लेंगे। वो हर एक प्रकोष्ठ को 5000 का दायित्व मिला है। में हुए चुनाव के बाद अब मिशन 2023 पर फोकस किया जा रहा है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस नई रणनीति के तहत जमीनी स्तर पर अपनी मजबूती दर्ज करने की कोशिश में है। मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में सज्जन सिंह वर्मा ने एक बड़ा बयान दिया। सज्जन सिंह वर्मा ने कहा कि विभिन्न प्रकोष्ठों का गठन हर जिले में किया गया है, साथ ही हर जिले में एक मजबूत टीम का गठन किया जा रहा है। बूथ स्तर पर भी फिर टीम बनाई जा रही है। वर्मा ने यूपी चुनाव को लेकर कहा कि यूपी में जातिगत आधारित राजनीति होती है, लेकिन मध्य प्रदेश में ऐसा नहीं है। यहाँ विकास और राजनीति के आधार पर वोट डाले जाते हैं। वर्मा ने बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा कि प्रदेश में 2018 में बीजेपी को जनता ने नकार दिया था, आने वाले चुनाव में भी नकारेगी। हमारा फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन और प्रकोष्ठ और ओरिजिनल कांग्रेस, यूथ कांग्रेस, ये मिलके हर जिले में एक मजबूत टीम बना रहे हैं। यहाँ तक कि बूथ स्तर पे भी हम टीम बना रहे हैं ताकि बूथ माइक्रो लेवल से हम काम चालू करें। मध्य प्रदेश में फिल्म द कश्मीर फाइल्स को टैक्स फ्री कर दिया गया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इसकी घोषणा की। उन्होंने ट्वीट कर सरकार के फैसले की जानकारी दी और फिल्म निर्देशक विवेक अग्निहोत्री और निर्माता अभिषेक को फिल्म की सफलता के लिए बधाई दी। फिल्म में 90 के दशक में कश्मीर में हुए कश्मीरी हिंदुओं के दर्द, पीड़ा, संघर्ष की कहानी बताई गई। ज्यादा से ज्यादा लोग इसे देखें, इसलिए इस फिल्म को टैक्स फ्री करने का निर्णय लिया गया है। आपको बता दें कि इसके पहले हरियाणा सहित अन्य राज्य भी फिल्म को टैक्स फ्री करने का निर्णय ले चुके हैं। ग्वालियर में करिया के रिछारी कला गांव में कलयुगी बेटे की करतूत ने सभी को शर्मसार कर दिया। दरअसल बीती रात आरोपी नीरज कुशवाहा ने शराब के लिए पिता पूरन कुशवाहा से पैसे मांगे और न देने पर लाठी से पिता पर हमला कर दिया। पिता को बचाने आई मां विद्यादेवी कुशवाहा ने भी नीरज ने मारपीट की। शोर सुनकर आसपास के लोग पहुंचे और आरोपी बेटे को रोका। वारदात के बाद आरोपी नीरज फरार हो गया। पड़ोसियों ने दंपति को अस्पताल पहुंचाया, जहां पिता पूरन के इलाज के दौरान मौत हो गई और मां का इलाज जारी है। फिलहाल पुलिस ने आरोपी बेटे को गिरफ्तार कर लिया। 25 वर्षीय युवक है जिसने अपने पिता, जिनकी आयु 62 वर्ष है, और मां, इनसे 3-4 दिनों से पैसे के लिए लड़ाई लड़ रहा था। नशे में, आवेश में आके लकड़ी के डंडे से अपने पिता पे कई वार कर दिए, जिनको कि इलाज हेतु यहाँ ग्वालियर उपचार हेतु लाया गया, परंतु उनकी मृत्यु हो गई और माँ जो हैं वो घायल हैं और जो पुत्र है, जो आरोपी पुत्र है, उसको गिरफ्तार कर लिया गया। खबर विदिशा से, जहां उदयगिरी के डैम में 2 बच्चे डूब गए, जिनकी तलाश में होमगार्ड और पुलिस की टीम तलाश कर रही है। भारी पुलिस बल मौके पर मौजूद है। पिछले कई घंटों से रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। अभी तक किसी भी बच्चे को खोजा नहीं जा सका। पुलिस को सूचना मिली थी कि उदयगिरी पहाड़ के पीछे जो डैम बना हुआ है, यहाँ पे 2 बच्चों के डूबने की सूचना है। तत्काल यहाँ पे SDRF की टीम और पुलिस की टीम पहुंची है। गोताखोर और टीम मिलकर उनकी तलाश कर रही है। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है अभी।
जबलपुर के डुमना एयरपोर्ट के रनवे पर फिसले एयर इंडिया विमान के मामले की जांच करने डीजीसीए की टीम पहुंची। इस टीम के साथ एयर इंडिया के अधिकारी भी जांच के लिए जबलपुर पहुंचे। जांच टीम में शामिल 15 अधिकारियों ने विमान की टेक्निकल जांच करने के साथ ही हादसे को लेकर अपनी पड़ताल शुरू की। टीम ने रनवे से लेकर विमान के क्षतिग्रस्त हिस्से का मुआयना किया और एयरपोर्ट अथॉरिटी के अधिकारियों से सवाल जवाब किए। आपको बता दें कि शनिवार को दिल्ली से उड़कर जबलपुर पहुंची एयर इंडिया की फ्लाइट रनवे पर फिसल गई थी, जिससे विमान का फ्रंट लैंडिंग व्हील बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गया। उस वक्त विमान में करीब 55 यात्री सवार थे, जिसके बाद एयरपोर्ट अथॉरिटी ने डुमना से सभी उड़ानों को रद्द कर दिया था। अधिकारियों की टीम ने कई घंटों की पड़ताल के बाद जरूरी जानकारी जुटाई। अधिकारियों ने बताया कि जांच के सभी निष्कर्षों की जानकारी डीजीसीए को दी जाएगी। इसके बाद ही आगे की कार्रवाई होगी। है ऑलरेडी मेरे ख्याल एआई से आपको मिल जाएगी। वो अपना उनको जो भी आधारित जो भी अधिकारी होगा जो इस काम के लिए उन्होंने नियुक्त किया है वो आपको ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर देगा। मेरे लेवल पे मैं ये इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर नहीं कर सकता, माफ़ कीजिएगा। पुरानी पेंशन बहाली को लेकर 13 मार्च को होने वाले प्रदर्शन की अनुमति निरस्त होने के बाद कर्मचारियों में सरकार के प्रति नाराजगी है। भोपाल के लिंक रोड पर अनुमति निरस्त करने को लेकर कर्मचारियों ने प्रदर्शन कर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और विधानसभा घेराव की चेतावनी दी। बता दें कि मध्य प्रदेश अधिकारी कर्मचारी संयुक्त मोर्चा की कलियासोत मैदान में बड़े प्रदर्शन की तैयारी थी, लेकिन भोपाल पुलिस आयुक्त ने यह तर्क देते हुए अनुमति निरस्त कर दी कि कार्यक्रम में 25,000 से ज्यादा कर्मचारी आ रहे हैं। इससे क्षेत्र में यातायात व्यवस्था बिगड़ जाएगी, आयोजक भीड़ को संभाल नहीं सकेंगे। वहीं मामले में पूर्व सीएम कमलनाथ ने दो टूक शब्दों में कहा कि ये पूरे प्रदेश में बहुत बड़ा अन्याय है, जरूरत पड़ी तो पुरानी पेंशन स्कीम लागू कराने के लिए आंदोलन भी करेंगे। पुरानी पेंशन योजना सरकार को लागू करना पड़ेगी, आंदोलन दबाने से नहीं दबेगा और उग्र होगा। इससे अच्छा है कि सरकार इसको लागू कर दे और कर्मचारियों को न्याय दे। आज हमें नहीं दी गई तो 21 तारीख को हम विधानसभा का घेराव करेंगे। बहुत बड़ा अन्याय है पूरे प्रदेश में और मैंने इसे हम इस पर आंदोलन भी छेड़ेंगे, आवश्यकता पड़ेगी हम आंदोलन छेड़ेंगे। अगर राजस्थान छत्तीसगढ़ दे रहे हैं तो मध्य प्रदेश में देने में क्या चिंता है। पुरानी पेंशन की जहां तक बात है, इस विषय में हमारे वित्त मंत्री जी ने बजट के मामले में पूरा बयान दिया हुआ। उन्होंने स्पष्ट रूप से इस बात को कहा है कि फिलहाल उसको चालू करने की कोई योजना नहीं है, लेकिन जो जरूरी संशोधन है वो अवश्य सरकार करेगी। हमें लगता है कर्मचारियों को इस बात को ध्यान रखना चाहिए। खबरों में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।